Hello dear students, welcome to my class. In today's class we are going to read class 7th textbook according to new syllabus Honeycomb. Here is first chapter, 3 questions. So let us read the lesson. Before you read, पढ़ने से पहले. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. एक राजा है जिसके 3 सवाल है और वो 3 सवाल का उत्तर ढूंढ रहा है. सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना या खोजना. What are the questions? वे सवाल है क्या? Does the king get what he wants? तो क्या राजा जो चाह रहा था वो पाता है? आइए अब लेसन पढ़ते हैं. 3 questions, 3 सवाल. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. सर्टेन किंग का मतलब होता है एक निश्चित राजा. यहाँ पे राजा का नाम नहीं लिया गया है, एक खास राजा के बारे में बताई गई है कि एक राजा के मन में ये थॉट आता है, विचार आता है कि यदि वो 3 चीज़ों को जान जाता है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी असफल नहीं होगा. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. तो ये 3 सवाल जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं. पहला था what is the right time to begin something, कि किसी भी चीज़ को करने का सही वक्त क्या है, सही समय क्या होता है. और सेकंड सवाल है which people should he listen to, कौन से लोग हैं जिनको राजा को सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए. और थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जिसको राजा को करना चाहिए. इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Therefore, इसीलिए मैसेंजर्स का मतलब होता है संदेशवाहक. थ्रू आउट हिज किंगडम, उसके पूरे राज्य में. प्रोमिसिंग का मतलब होता है घोषणा करना या वादा करना. अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत बड़ा धन बोल सकते हैं या बहुत बड़ा पैसे की मात्रा. तो यहाँ पे राजा ने अपने मैसेंजर्स को, संदेशवाहकों को पूरे राज्य भर में भेज दिया ये घोषणा करने के लिए कि जो भी इन 3 सवाल का जवाब देता है उसे बहुत ज़्यादा धन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Many wise men, wise men का मतलब होता है ज्ञानी लोग या बुद्धिजीवी लोग. तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो थे, ज्ञानी लोग थे, वो राजा के पास आते हैं. But they all answered his questions differently. लेकिन वे सभी उनके सवाल का भिन्न भिन्न तरीके से या अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं. डिफरेंटली का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग उत्तर देते हैं. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो पहले सवाल के जवाब में पहला सवाल क्या था कि किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है. तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. प्रिपेयर मतलब तैयार करना होता है, टाइम टेबल मतलब समय सारणी. तो राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली से, बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और केवल इसी तरीके से वो किसी भी काम को या एवरीथिंग, सभी काम को वो प्रॉपर टाइम पे, सही समय पर कर सकता है. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले उसका राइट टाइम डिसाइड करना, तय करना, ये असंभव बात है. मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं उसका पहले से आप समय, सही समय निर्धारित कर लीजिए, ये असंभव बात है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. द किंग शुड नोटिस, राजा को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ भी उसके राज्य में चल रहा होता है उस पर उसे ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. फुलिश प्लेजर्स का मतलब होता है जो बेवकूफ़ी भरे सुख होते हैं, जो तुच्छ खुशियाँ होती है, उसे राजा को अवॉइड कर लेना चाहिए.
एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा को हमेशा वही करना चाहिए जो उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे। नेसेसरी मतलब होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और सिम्ड मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों का कहना है कि राजा को वाइस मैन का यानी ज्ञानी लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों की एक काउंसिल तैयार कर लेनी चाहिए, एक ग्रुप तैयार कर लेनी चाहिए जो कि सही समय पर उन्हें सही कार्य करने की सलाह दे सके या मदद कर सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. वो इसीलिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए बिना दूसरों की मदद के, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों की मदद लिए बिना ये सभी एक्शन को, सभी कार्य को निश्चित समय पे तय कर पाना ये इम्पॉसिबल हो जाता है या असंभव हो जाता है। But then others said that there were something which could be urgent. लेकिन वहीं पे दूसरे ने कहा कि कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही अर्जेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। These things could not wait for the decision of the council. और इन चीज़ों के लिए जो अर्जेंट चीज़ होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उसके लिए काउंसिल के डिसीजन पर, निर्णय पर रुका नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए किसी राज्य पे बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो उसके लिए काउंसिल मेंबर की मीटिंग बुला के और उनसे डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, उनसे निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो उसमें स्वविवेक की ज़रूरत होती है। डिसीजन मतलब होता है निर्णय। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। किसी भी कार्य को करने के लिए, इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए, किसी भी कार्य को सही समय पर करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, उसका फ्यूचर जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसका भविष्य जान लेना ज़रूरी होता है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये तो केवल मैजिशियंस कर सकते हैं, केवल जादू दिखाने वाले कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और इसके लिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा, यानी कि जादूगर के पास जाना पड़ेगा। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. In their answers टू द सेकेंड क्वेश्चन, उनके दूसरे सवाल के जवाब में, तो उनका दूसरा सवाल क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि किन लोगों की राजा को सुननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उनके काउंसलर्स है, जो काउंसिल के मेंबर हैं, जो उनके काउंसिल के सदस्य है, ग्रुप के सदस्य है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसीलिए राजा को काउंसलर्स की सुननी चाहिए, काउंसिल मेंबर की सुननी चाहिए। अदर सेट, और दूसरे ने क्या कहा? द प्रिस्ट, कि नहीं, जो राज पुरोहित होते हैं उनकी सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, और कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, वैद्य की सुननी चाहिए। एंड एट अदर्स सेड दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और वहीं पे दूसरे लोगों ने कहा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो राज्य की और प्रजा की रक्षा करते हैं। इसीलिए राजा को सोल्जर्स की सुननी चाहिए, उनके सैनिकों की सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और तीसरे सवाल के जवाब में, तीसरा सवाल उनका था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करने के लिए क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का जवाब था कि उनको साइंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए, यानी कि उन्हें विज्ञान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, और कुछ लोगों ने फाइटिंग को चुना, चूंकि वो राजा है, अपने राज्य और प्रजा के लिए लड़ाई करना उसका काम है, इसीलिए राजा को फाइटिंग ही चूज करना चाहिए, यानी लड़ाई
चूज करना चाहिए। एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और वहीं पे दूसरे लोगों ने सलाह दिया कि नहीं, इनको रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए, धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. As the answers to his questions were so different, जैसे उनके सवाल का भिन्न भिन्न उत्तर था, यानी कि जो सवाल उसने पूछे थे राजा ने, उसके जवाब अलग अलग तरीके से उसको मिला हुआ था। इसीलिए राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था, और इसीलिए उन सभी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई उपहार या इनाम नहीं देता है। इंस्टेड, इसके बदले में ही डिसाइडेड, वो तय करता है कि वो एक निश्चित साधु के पास जाएगा। हरमित का मतलब यहाँ पे साधु या सन्यासी से कह सकते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विस्डम, जो कि व्यापक रूप से, वाइडली व्यापक रूप से अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धि के लिए जाना जाता है। द हरमित लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और हरमित जो था, जो साधु था, वो जंगल में रहता था और जंगल छोड़ के वो कभी बाहर नहीं जाता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। वो जो हरमित था, जो साधु था, वो हमेशा सिंपल लोगों को ही देखा था, क्योंकि उसका जीवन सादगी से भरा था, इसीलिए वो सिंपल लोगों से ही मिला हुआ था, कोई हाई फाई लोगों से वो कभी भी नहीं मिला था। इसीलिए राजा ने भी अपना वेश बदल लिया, वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स, ऑर्डिनरी मतलब साधारण क्लोथ्स वो पहन लेता है, अपना वेश बदल लेता है। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। जैसे ही वो हरमित के हट के पास, कुटिया के पास या झोपड़ी के पास पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही जो राजा था अपने घोड़े और अंगरक्षकों के साथ गया था, बॉडीगार्ड्स के साथ गया था, तो वो कुटिया से बहुत पहले ही अपने घोड़ों को अपने अंगरक्षकों के साथ छोड़ देता है और वहाँ से अकेला ही हरमित के पास जाता है, साधु के पास जाता है। एंड वेंट ऑन एलोन, और वो अकेला चला जाता है। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा हरमित के यानी साधु की कुटिया के पास पहुंचता है, उसके झोपड़ी के पास पहुंचता है, कि वो देखता है कि वो अपनी झोपड़ी के सामने, यानी कि जो हरमित है वो अपनी झोपड़ी के सामने ग्राउंड को, धरती को क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. हरमित ने राजा को ग्रीटेड किया, यानी कि अभिवादन किया, हाय हेलो बोला, और उसके बाद अपने खेत को खोदना जारी रखा, कंटिन्यूड जारी रखा, डिगिंग खोदना। द हरमित वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हरमित था, साधु था, वो बूढ़ा और कमजोर था, वीक मतलब कमजोर। एंड as he worked he breathed heavily, और जैसे वो काम कर रहा था ना, तो वो बहुत तेजी से सांस ले रहा था, मतलब कि वो हाँफ रहा था। breathed heavily, तेजी से सांस ले रहा था या वो हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हरमित एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हरमित टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो राजा हरमित के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे वाइस हरमित, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास 3 सवाल के जवाब पूछने आया हूँ। पहला सवाल है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि कैसे मैं सही काम को सही समय पर कर सकता हूँ, या सही काम को सही समय पर करने का सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, मेरे लिए मायने रखते हैं। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द हरमित लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग,
You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो यहाँ पे हरमित जो है वो राजा की बात तो सुनता है लेकिन कोई बात वो बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता है. He went on digging, और वो अपना खोदना जारी रखता है, वो अपना काम जारी रखता है. तब राजा कहते हैं यू आर टायर्ड, कि आप बहुत थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे अपना स्पेड दे दो. स्पेड मतलब होता है फावड़ा, कि मुझे अपना फावड़ा दे दो और तुम्हारी जगह पे मुझे काम करने दो. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और उसके बाद जो हर्मिट है वो धन्यवाद बोलते हुए अपना स्पेड को, अपने फावड़े को राजा की ओर बढ़ा देता है और वो जाकर ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर बैठ जाता है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो किंग है अपना वेश बदल के हर्मिट के पास, साधु के पास आया हुआ है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. राजा जो है वो 2 क्यारियां खोदता है. बेड्स मतलब होता है क्यारी. 2 क्यारियों को खोदने के बाद राजा अब बंद कर देता है. स्टॉप्ड मतलब होता है बंद कर देना, और अपने सवाल को दोहराता है. रिपीटेड मतलब दोहराना. द हर्मिट गेव नो आंसर, और इस पे साधु जो है कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है. जो कि अभी ग्राउंड पे बैठा था, जमीन पे बैठा था, वो अब खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को बढ़ाते हुए फावड़ा लेने के लिए, स्पेड लेने के लिए, कुदाल को लेने के लिए अपने हाथों को स्ट्रेचिंग आउट बढ़ाते हुए वो कहता है नाउ यू रेस्ट, आप आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा जो है उसको फावड़ा नहीं देते हैं और खोदना जारी रखते हैं. कंटिन्यू टू डिग, खोदना जारी रखते हैं. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. 1 घंटा बीत जाता है, दूसरा घंटा भी बीत जाता है, और जो सूरज है वो पेड़ के पीछे छुपने लगता है. बिहाइंड मतलब होता है पीछे, पेड़ों के पीछे जाने लगता है, यानी कि सूरज ढलने लगता है, संध्या होने लगती है. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. और लास्ट में, आखिर में, जो राजा है अपने स्पेड को, फावड़े को क्या करता है, जमीन में स्टक कर देता है, फंसा देता है. और उसके बाद वो हर्मिट से कहता है आई केम टू यू वाइस मैन, हे बुद्धिमान, मैं आपके पास आया अपने 3 सवाल के जवाब के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं देते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस रिटर्न हो जाऊंगा, अपने घर वापस मैं चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. और इस पे हर्मिट कहता है कि देखो यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ये बात हर्मिट ने कहा. कंप्रीहेंशन चेक है. यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं, बताइए. फर्स्ट है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस. क्यों राजा को 3 सवाल के जवाब चाहिए था. तो उसका आंसर यही है कि द किंग वांटेड सक्सेस इन हिज लाइफ, कि अपने जीवन में उसे सफलता चाहिए होती है, और उसकी ये धारणा थी कि अगर वो 3 सवाल के जवाब जान जाता है तो वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा. इसीलिए वो इन 3 सवाल का जवाब चाहता था. सेकंड क्वेश्चन है मैसेंजर्स वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम. अब जो संदेशवाहक है वो पूरे राज्य में भेजे गए थे. तो किस लिए भेजे गए थे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, आपको कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, एनी वन. तो यहाँ पे 4th वन सही होगा, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. उनके लिए रिवॉर्ड अनाउंस करने जो ये 3 सवाल के जवाब दे पाए, यही इसका राइट आंसर होगा. अब हम लोग स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे.
The king turned round and saw a bearded man running towards them. Turn round का मतलब होता है पलटना। जब राजा पलटते हैं तब वो देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाला आदमी जो है रनिंग टूवर्ड्स देम उन्हीं की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसके जो दोनों हाथ है वो उसके पेट को दबाए हुए हैं, यानी कि जो आदमी था उसने अपने दोनों हाथ से पेट को पकड़ा हुआ था, दबाए हुआ था, जहां से ब्लड बह रहा था। फ्लोइंग का मतलब होता है बहना। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचता है, he fainted, तब वो मूर्छित हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. रिमूव्ड का मतलब होता है हटाना। जब राजा और साधु उसके कपड़ों को उतारते हैं, हटाते हैं, तो वो देखते हैं कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है, उसे चोट लगी हुई है, वो घायल है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकर्चिफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। राजा जो है उसके घाव को वॉश्ड करते हैं, यानी उसे पोंछ देते हैं, साफ कर देते हैं और अपने हैंड कर्चिफ से, अपने रुमाल से उसके घाव को कवर कर देते हैं, पट्टी कर देते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं होता है। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। रीड्रेस्ड का मतलब होता है बार बार पट्टी कर रहे हैं जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी को थोड़ा बेटर महसूस होने लगता है, थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है, तब वो पीने के लिए कुछ मांगता है। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर आते हैं और उसे पीने के लिए दे देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब इतने समय तक सूरज पूरी तरह से अस्त हो चुका है और हवा ठंडी हो गई है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन into the hut and laid him on the bed. अब राजा जो है हर्मित की सहायता से उस घायल व्यक्ति को, वॉन्डेड मैन, घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले जाते हैं, झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं। लेड का मतलब होता है लिटा देना। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night. अब यहाँ पे जो राजा है अपने वॉक से और जो उसने काम किया था उससे वो पूरी तरह से थक चुका है। टायर्ड का मतलब होता है थकना। lay down on the floor, वो जमीन पर लेट जाता है, and slept through the night, और पूरी रात वो वहीं पर सो जाता है। When he awake का मतलब होता है जगना। जब वो जगता है, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. तो यहाँ पे राजा जो है जब जगते हैं तो कुछ मिनट्स, कुछ समय उनको लगते हैं ये याद करने के लिए कि वो कहाँ पर हैं और ये जो बिस्तर पे जो दाढ़ी वाला आदमी सोया है ये अजनबी है कौन। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब ये आदमी, जो घायल आदमी था, जब ये देखता है कि राजा अवेक हो गए, राजा जग गए, तो ये अपनी वीक वॉइस में, कमजोर कपकपाती आवाज में उनसे कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तब ये राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे तुम्हें माफ़ करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्यों तुम्हें माफ़ करूं, मैं नहीं जानता तुम्हें। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब ये आदमी कहता है कि हाँ, आप तो मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैं आपका वो इनेमी हूँ, वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई है आपसे बदला लेने के लिए। स्वर का मतलब होता है कसम खाई है
रिवेंज बदला लेने के लिए आपसे, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जो मेरी संपत्ति थी, उसको आपने सीज्ड कर दिया, यानी कि कब्जा कर लिया है। आई न्यू यू हैड गॉन alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। तब ये कहते हैं कि देखो, मैंने आपको देख लिया था कि आप हरमित से मिलने जा रहे हैं और जब आप लौट कर आएंगे तब मैंने आपको मारने का पूरी प्लानिंग कर लिया था, मन बना लिया था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया। द डे पास्ट, पूरा दिन निकल गया, लेकिन आप रिटर्न नहीं हुए, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी। तो जब मैंने पूरे दिन इंतजार कर लिया कि आप लौटोगे और मैं आपको मारूंगा, लेकिन आप तो लौटे नहीं, तब ये कह रहे हैं कि जहां मैं छुपा हुआ था, ये जो घायल व्यक्ति है अपनी कहानी बता रहा है कि जहां मैं छुपा हुआ था आपके इंतजार में कि आप लौटोगे, मैं आपको मारूंगा, तो मैं अपने हाइडिंग प्लेस से, छुपने की जगह से मैं बाहर आया और आपके बॉडीगार्ड के पास गया। जब आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया, रिकग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने वॉन्डेड मी, उन्होंने मुझे ही घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स। तब ये कह रहे हैं लेकिन मैं स्केप्ड, बच निकला और मैं आपके पास आ गया, मैं मर गया होता, लेकिन आपने मेरे घाव को ड्रेस्ड कर दिया, पट्टी लगाई, तो मैं बच गया। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं ये चाहता था कि मैं आपको मार डालूं, लेकिन आपने मेरे लाइफ को, मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ आई लिव आई विल serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same, forgive me। तब ये आदमी कहते हैं कि अब यदि मैं जीवित हूँ, इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू, तो मैं आपकी सेवा करूँगा। कैसे? as your most faithful servant, मैं आपके एकदम भरोसेमंद, फेथफुल सर्वेंट, भरोसेमंद नौकर बनकर आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी यही करने की शिक्षा दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। अब राजा जो है आसानी से, सो इजली, बड़ी ही आसानी से अपने इनेमी के साथ सुलह करके बहुत खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और एक फ्रेंड की तरह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। राजा ने सिर्फ उसे माफ ही नहीं किया, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, सिर्फ उसे माफ ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बल्कि ये उन्होंने प्रॉमिस भी किया, वादा भी किया कि वो अपने नौकरों को और अपने खुद के वैद्य का, खुद डॉक्टर को उसकी सेवा के लिए, उसकी देखभाल के लिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है सेवा या देखभाल के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने ये भी वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, की उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति को वो वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit। अब यहाँ पे जो घायल व्यक्ति को छोड़कर जब राजा बाहर आते हैं तो वो हर्मित को इधर उधर देखते हैं। Before going away, he wished once more to get answers to his questions। अब वहाँ से जाने से पहले वो ये चाहते हैं, वो ये विश करते हैं कि उसके सवाल का जवाब ये जो हर्मित है वो दे दे। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before। अब ये जो हर्मित है वो अपने घुटनों के बल, नीस
घुटनों के बल बैठकर जो बेड्स बने हुए थे, जो क्यारियां पिछले दिन उसने बनाया था, खोदा था, उसी में वो सीड्स सोइंग कर रहा था, बीज को लगा रहा था। सोइंग मतलब होता है लगाना, रोपना, और सीड्स मतलब होता है बीज। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन। अब ये वहां पे जाते हैं राजा और हर्मित से एक बार बोलते हैं कि मैं ये आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ वाइस मैन, हे बुद्धिमान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लीज कृपया मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered. आपको पहले से ही उत्तर दिया जा चुका है, said the hermit. हर्मित ने कहा, still bending down to the ground, और वो जमीन पर झुके हुए ही ये बात कह रहा है, and looking up at the king as he stood before him, और जैसे राजा उनके सामने खड़े हुए थे तो उनकी ओर देखते हुए, लेकिन वो जमीन पर झुके हुए थे, और उसके बाद राजा को देखते हुए ये बात कह रहे हैं कि आपको आपके सवाल का उत्तर दिया जा चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तब यहाँ पे राजा सवाल करते हैं कि कैसे कैसे मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया जा चुका है। व्हाट डू यू मीन, और आपके कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तब यहाँ पे हर्मित जो है, साधु जो है, वो कहते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं, क्या आपने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। तो उन्होंने ये कहा कि आपने देखा नहीं, यदि कल आपने मेरी वीकनेस पे, मेरी कमजोरी पे पीटेड, दया नहीं दिखाई होती, पीटेड का मतलब होता है दया दिखाया, तो दया नहीं दिखाई होती तो, और आप दया दिखाकर मेरे क्यारियों को नहीं खोदा होता, डग मतलब खोदना, नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी आप पे अटैक्ट कर चुका होता, आक्रमण कर चुका होता, हमला कर चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, लेकिन आपने मेरे साथ स्टे करना, मेरे साथ रुकना चाहा, इसलिए आप मेरे साथ रुक गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण समय आपके लिए था वो क्यारियों को खोदना ही था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए गुड करना यानी कि मेरे लिए भलाई करना, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था, वर्क था, काम था। और यहाँ पर आगे क्या होता है देखते हैं। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो यहाँ पे हर्मित कह रहे हैं, इसके बाद वो जो आदमी हमारे पास दौड़ कर आया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो वो सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब आप उसकी केयरिंग कर रहे थे, जब उसका ख्याल रख रहे थे, उसके घाव की मरहम पट्टी कर रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। वो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि आप उसके वोन्स को, घाव को पट्टी नहीं करे होते, ड्रेस्ड नहीं करे होते, तो वो आदमी मर गया होता और आप उसके साथ कभी भी सुलह नहीं कर पाए होते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो इसीलिए वो आदमी जो था ना, वो आपके लिए सबसे खास था, सबसे महत्वपूर्ण था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ भी आपने उस व्यक्ति के लिए किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था, कार्य था। रिमेंबर देन, there is only one time that is important
एंड दैट टाइम इज नाउ। तो अब आप याद कर लीजिए कि केवल और केवल एक ही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो समय होता है अब, यानी कि अभी का अभी। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि ये वही समय होता है कि हम इस वक्त कोई भी कार्य करने की पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और जो नेसेसरी पर्सन होता है, जो आपके लिए खास व्यक्ति होता है, वो वही व्यक्ति होता है जो पर्टिकुलर मोमेंट में, जो खास समय में, उस वक्त आपके साथ होता है। पर्टिकुलर मोमेंट यानी कि उस वक्त आपके साथ होता है। फॉर नो वन नोस वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हैपन माने होना। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, या हम किसी से मिलेंगे या नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो कार्य होता है उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए भलाई करना, अच्छाई करना, यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में हम इसी उद्देश्य के लिए ही भेजे गए हैं, बुलाए गए हैं, लाए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।